आमने सामने के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के उन शख्सियत के जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और लगता नहीं है स्वतंत्र भारत में इन रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ पाया है ना तोड़ पाएगा। कहने का मतलब होता है वो शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्होंने कोई भी राज्य बनने के बाद लगातार तीसरे बार मुख्यमंत्री बने। लगता नहीं है स्वतंत्र भारत में कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। साथ में भाजपा में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अगर किसी का नाम जाता है वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आमने सामने के इस अंक में। आपके इस लंबे सफ़र, छत्तीसगढ़ ने पहले शैशव में था, आपके 12 तारीख को 12 साल हो रहा है, यानी कि टीन पे 13 पे आप जब प्रवेश कर रहे हैं उसको कहा जाएगा टीन है या तरुणाई पे प्रवेश कर रही है छत्तीसगढ़ भी। इसको आप कैसे देखते हैं? इस सफ़र को अगर कहा जाए आपके साथ छत्तीसगढ़ के इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद लगातार इस 12 साल की यात्रा या छत्तीसगढ़ निर्माण के 15 साल की इस यात्रा में मैं कह सकता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पे हम हैं, क्योंकि सरकार के 12 साल की यात्रा और इस यात्रा में अब आने वाला 3 साल न केवल सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये 3 साल होंगे, क्योंकि जो मेहनत इस 12 साल में हमने किया है उसका रिज़ल्ट जनता को अब और मजबूती के साथ दिखने लगा है। और वो रिज़ल्ट और आने वाले 3 साल का हमारे क्रियान्वयन की ताकत छत्तीसगढ़ की पहचान देश में सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए एक राज्य के रूप में भी दिलाएगी और जनता को एक विश्वास भी प्रकट होगा कि छत्तीसगढ़, जिसे पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, अब उसकी पहचान देश में हिंदुस्तान के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए स्टेट के रूप में यदि पहचान बनी है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ के लिए सफलता होगी। और इसी पे हमने काम की योजना बनाई, एक बड़ी कार्य योजना जिसको मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ये लंबी छलांग आने वाले 3 साल में होगा। जैसे एक हमने बड़ी योजना बनाई है कनेक्टिविटी। अब छत्तीसगढ़ इस दौर में अगर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो सड़क हो या रेल हो, 60 साल में बहुत कुछ नहीं दिया था भारत सरकार ने, पर पिछले दिनों हमने देखा कि रेल को लेकर या रेल कॉरिडोर को लेकर आपकी बहुत फोकस रही है। लंबे अरसे तक बस्तर राजधानी से कटा हुआ था, आप उसके लिए भी प्रयासरत हैं। साथ में जैसे सरगुजा की बात करें, रायगढ़ की बात करें, बाकी इलाके की भी बात करें तो वहाँ पर विकास के नाम पर बहुत कुछ नहीं हुआ था। तो रेल को लेकर कोई परियोजना है? छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि सबसे ज़्यादा यदि रेलवे को हम कमाई देते हैं और कनेक्टिविटी के मामले में राष्ट्रीय औसत से जस्ट 1/3 छत्तीसगढ़ रेलवे के मामले में रहा। लगातार प्रयास होता रहा, रेलवे मिनिस्टर से भी मिलते रहे, सरकार बदलती रही, रेलवे मंत्री बदलते रहे। मुझे लगा कि इस प्रकार प्रयास से तो 50 साल में भी छत्तीसगढ़ रेलवे के विस्तार में आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत की और हमने एक नए मॉडल पे काम करना शुरू किया और इसमें पीपीपी मॉडल पे हमने काम शुरू किया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयूज हैं जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं उनके साथ एसपीवी बनाया और उस एसपीवी के साथ हमने जॉइंट वेंचर में तैयारी शुरू की। और आज मुझे खुशी है कि उस प्रोजेक्ट को न केवल रेलवे के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है। अब तो उसको बाकी स्टेट पे भी तो उसका नकल करने लगे हैं एसपीबी का। एक अच्छा विषय है कि ये देश के लिए मॉडल है कि यदि हम बिना रेलवे के बजट पे आश्रित रह के हम इस प्रकार के प्रोजेक्ट अपने राज्य में लागू कर सकते हैं और 4 साल में यदि 540 किलोमीटर रेलवे का विस्तार छत्तीसगढ़ कर सकता है तो दूसरे राज्यों ने भी इस मॉडल को माना है और उसको आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छी बात है कि बस्तर की कनेक्टिविटी सीधे छत्तीसगढ़ के मैदान से हो जाएगा और बस्तर खुल जाएगा। बस्तर के विकास के संभावनाओं का तेज़ी के साथ हम विकास कर सकते हैं। सरगुजा में जो नई कनेक्टिविटी दे रहे हैं, न केवल वो ऐसा कॉरिडोर है जो आयरन और कोल का परिवहन करेगा, बल्कि आम आदमी को रेलवे की सुविधा पहली बार इतनी बड़ी आबादी को मिलेगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को मैं स्टार्टअप स्टेट बोलता हूँ, जहाँ इनोवेशन की गुंजाइश है और संसाधन छत्तीसगढ़ में रहा है मगर हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। दुर्भाग्य रहा कि अमीर धरती के गरीब लोग कहते रहे जरूर
मगर अमीर धरती के गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बड़े ही कार्य योजना पर कभी विचार नहीं हुआ, ना उस पर सोच हुई। दूसरा हमने कहा दूसरे कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी। आप आश्चर्य करेंगे कि बजट में यदि हम आश्रित रहे 2000-2500 करोड़ में, तो आने वाले 25 साल में भी सड़क को बेहतर नहीं कर सकते थे। हमने 146 सड़कों को आइडेंटिफाई किया, 25,000-30,000 करोड़ की योजना बनाई, और इस योजना का न केवल स्वीकृति हमने लिया, काम भी उसका शुरू हो गया है। अब उम्मीद करते हैं कि 3 साल के अंदर ये हमारे 25-30 हजार करोड़ के सड़क छत्तीसगढ़ में इस बनेंगे। पर 3 स्कीम पे आप सड़क को बना रहे हैं। एक होता है आपका 4 लेन, एक होता है स्टेट का जो है एक पीपीपी मॉडल पे, एक होता है आपका अपना, साथ में एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक और है जिसमें गांव का सड़क बनाए जाते हैं। इस पे मैं सवाल पूछूंगा, पर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। समय हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह से चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आमने सामने के इस अंक में। आज के इस विशेष अंक में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनकी जो कार्यकाल है 12 साल हो गया है, लंबे सफर है, कई योजनाएं हैं। सड़क निर्माण छत्तीसगढ़ की पहचान थी, एकदम खस्ता हाल मुरुम सड़क, देख के लोग घबराते थे कि ये कब बनेगा। आज जिधर भी देखें ब्लैक टॉप रोड है, बेहतरीन सड़क है। 12 साल में ऐसे परिवर्तन क्या हुआ और कैसे इसको संभव किए? हमारा एक बड़ा लक्ष्य रहा है हमेशा, बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक, छत्तीसगढ़ के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक, और छत्तीसगढ़ के दोनों तरफ चारों तरफ हम सड़क के जाल बिछाना चाहते थे। हमने 146 सड़कों को आइडेंटिफाई किया। अब उसके लिए विभिन्न योजनाओं से फंड की ज़रूरत थी और उसके लिए कार्य योजना बनाई। कुछ सड़कें हमने एडीबी से लिया, एडीबी की सड़कें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। कुछ सड़कें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एनएच से, केंद्र सरकार से लिया, जिसपे काम तेजी से हो रहा है। वो सड़कें हमने हमारे स्टेट के बजट से, पीडब्ल्यूडी के, और पीडब्ल्यूडी के अंदर ही हमने रोड कॉरपोरेशन बनाया और उसे अधिकार दिया कि वो अलग से वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं, और उन्हें हमने 10,000 करोड़ का एक अलग टारगेट दिया, जिसपे वो अपने रिसोर्सेज के फंड लें, और वो करीब करीब 10,000 करोड़ की सड़कें बना रही हैं। चौथा हमारा रहा कि हम ग्रामीण सड़कों को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो दूसरे कनेक्टिविटी थी, इन सबको मिलाकर हमें लगा कि हमें न केवल नेशनल हाईवे को ठीक करना है, हमें स्टेट हाईवे को ठीक करना है, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी ठीक करना है, बल्कि ब्लॉक और ब्लॉक से नीचे गांव तक भी कनेक्टिविटी देना है, यदि छत्तीसगढ़ को विस्तार के साथ आगे बढ़ाना है। इसलिए 25,000 करोड़ की योजना, और इस योजना में हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 3 साल में छत्तीसगढ़ के इस सड़कों का एक नया आपको दिखेगा कि किस तेज़ी के साथ विस्तार हुआ है। बस्तर के यदि हम कहें केसकाल घाटी के और उस धमतरी से लेकर जगदलपुर तक सड़क न केवल चौड़ीकरण हो रहा है, बल्कि बाईपास हम केसकाल का एक पैरेलल सड़क का निर्माण भी कर रहे हैं। दूसरे नेशनल हाईवे हम और तैयार कर रहे हैं, जो सिरपुर से शुरू, जो हमारे रतनपुर से शुरू होगा और दंतेवाड़ा तक जाएगा। एक ऐसा कॉरिडोर जो हम शक्ति कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, सरगुजा की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने 6 सड़कों को आइडेंटिफाई किया है। उम्मीद करते हैं इन सड़कों में ऊंचा रायपुर बिलासपुर की सड़क हो, कवर्धा से चिल्फी सिमगा घाटी की सड़क हो, या अन्य हमारे नेशनल हाईवे की सड़क हो, सब में मंजूरी आ गई है। और एक बड़ी उपलब्धि इस 15 साल की यात्रा में, जब हम 15 साल पूरा करेंगे, छत्तीसगढ़ को मिलेगा, और इसकी तैयारियों के साथ हम काम प्रारंभ किए। विकास की पैमाना आपने बदल दिया। पहले विकास का मतलब होता था सड़क, स्कूल या अस्पताल, अब लोग उससे आगे जाने लगे। देश को कौशल विकास का नाम नहीं पता था। ये आप ही का ही है, 2012 में आप ही ने इसके काम प्रारंभ किए। आज देश इसी कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है। गरीबों की अगर बात करें, स्किल डेवलपमेंट से अलावा भी अगर लोगों को कुपोषण से बाहर आने की, उस पर भी छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया। पर एक बात और भी है मेरे मन में, राजनीतिक रूप से आप विरोधियों के लिए जगह नहीं छोड़ते, वो कहाँ पे राजनीति करें? देखिए, राजनीति में आप सिर्फ एक विचार को लेके चलें कि हमें अपनी लाइन को बढ़ाना है। मुझे लगता है कि किसी के लाइन को मिटाने से, घटाने से जनता के सामने आप बड़े नहीं हो सकते।
इसलिए बेहतर काम करें, अच्छा व्यवहार करें, लोगों के साथ अच्छे तालमेल रखें, तो इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलता है। तात्कालिक हम किसी को भी किसी प्रकार की भी आलोचना करें, वो तो तत्काल जनता को समझ में आता है, पर लंबी राजनीति में लगता है कि काम ही बोलता है। यदि आप किसी पे भी व्यक्तिगत प्रहार कभी नहीं करते, पर आपका अल्टरनेट फिलहाल तो नहीं दिखता भाजपा में। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक जगह मिला है, गुंजाइश मिली है, लोगों ने विश्वास प्रकट किया है और उसके पीछे लगातार जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जैसे आपने कहा पीडीएस का, पीडीएस छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा राज्य है, नया राज्य है, मगर देश के सामने यदि आज मॉडल है, फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया, कानून हमने देश में पहली बार बनाया, उस कानून का क्रियान्वयन आज 15 अलग अलग राज्य कर रहे हैं। हमारे उस मॉडल में जो पीडीएस को हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ करने का प्रयास किया, अब उसको सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं, पीडीएस मेरी मर्जी, लोगों ने इसको भी सराहा। कौशल उन्नयन के काम में हमने दंतेवाड़ा से जिसकी शुरुआत की, लाइवलीहुड कॉलेज आज 27 जिलों में फैल गया है, 1,30,000 से ज़्यादा बच्चों को 2,220 हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के माध्यम से बेहतर स्किल देने का काम कर रहे हैं। तो ये इन योजनाओं का एक रिजल्ट आम आदमी मिलता है। मुझे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला और छत्तीसगढ़ निर्माण के पीछे औचित्य क्या था, अटल जी ने क्यों बनाया और लाभ क्या मिला। मैं कहता हूँ यदि छत्तीसगढ़ नहीं बना होता तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी ने नहीं किया होता तो एम्स के साथ साथ IIT छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता। IIM छत्तीसगढ़ को मिला है तो छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण की वजह से मिला है कि नया राज्य के रूप में विकसित हुआ। लॉ यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ को मिला, NIT छत्तीसगढ़ में आया है, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करने में सफल हुए छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ को हाईकोर्ट मिला यदि नया राज्य मिला। 16 जिलों से 27 जिले यदि बनाए हैं तो छत्तीसगढ़ के बनने की कल्पना के साथ ही नए जिलों का निर्माण, छोटे राज्य नहीं छोटे जिले, विकास खंड 90 हमारे जिला अनुभागीय अधिकारी SDM ऑफिसेस हमारे 96 थे, आज 138 हो गए हैं। तहसीलों की संख्या 100 से बढ़ के 160 हो गई है। पटवारी हल्का 3,180 से बढ़ के 4,680 हो गए। विकेंद्रीकरण का डेफिनेशन ये नहीं है कि छोटे राज्य हैं। पटवारी हल्का जो आखिरी मेरा यूनिट है, 1200 यदि नए पटवारी हल्का मिले तो उस गांव के व्यक्ति को राजस्व के मामले में, तहसील कार्यालय उसके घर के नज़दीक आ गया तो उस व्यक्ति को लगा कि राजस्व के मामले नहीं, SDM कार्यालय नज़दीक आ गया, 27 जिलों का निर्माण हुआ। तो विकेंद्रीकरण को सिर्फ कागज पे नहीं, धरातल पे करने का काम किया और विकास खंड को भारत सरकार ने एक योजना बनाया था जिसपे जो जितने भी वाटर रिसोर्सेज बॉडी है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, और वो भोरमदेव से ही शुरू हुआ, बट भारत सरकार भूल गई। नया रायपुर में आपने एक बेहतरीन उस हिसाब से पूरा चेन ऑफ पॉइंट्स बनाए। साथ में नया रायपुर अपने आप में है जहाँ पे सोलर प्लांट है, शायद आज के डेट में कहीं पे भी इस तरह का सोलर प्लांट नहीं है। नया रायपुर जिस हिसाब से जिस मॉडल को लेकर आगे आया, ये भी अनोखा है। छत्तीसगढ़ के विकास की यात्रा में जो सबसे हमारी कमी थी कि नया रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, रायपुर राजधानी बन गया, मगर हम जहाँ काम करते थे, जो सचिवालय था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, डायरेक्टरेट था वो उसी का हिस्सा था। तो हमें लगा कि छत्तीसगढ़ को यदि नए राज्य के रूप में पहचान बनाना है तो एक नया कैपिटल की ज़रूरत है। रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे, उम्मीद भी नहीं थी केंद्र सरकार से मिलने का। फिर हमने NRDA का नया रायपुर का प्लान शुरू किया और आज मैं कह सकता हूं कि 21st सेंचुरी का एक बेहतरीन कैपिटल छत्तीसगढ़ में बना है। और छत्तीसगढ़ के नए रायपुर को आज देश के नए राजधानी में तुलना होती है। एक मॉडल स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की जा रही है, बट स्मार्ट सिटी हमने पहले से ही बना के रखी है। स्मार्ट सिटी का मॉडल देश के सामने, वो सारी चीज़ें हमने छत्तीसगढ़ के राजधानी नया रायपुर में दिया है। वो सारी सुविधाएं एक युवा टीम भी आपने बनाए हैं, चाहे अधिकारी की बात करें, चाहे आपकी जो नेता हैं, मंत्री हैं, साथ में एक युवा टीम है जो दिखता है। आपके इर्द गिर्द भी जितने भी अधिकारी हैं या जो नेता हैं जो काम करते हैं आपके साथ मिलके, वो भी काफ़ी यंग हैं। क्या ये यंग जो स्पिरिट है वही आगे ले जाता है इस तरह का प्रोजेक्ट को? बिल्कुल, देखिए, यानी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में वो चाहे लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेसी हो और काम करने वाले नीचे स्तर के अधिकारी हों, आज सभी जिलों में जो हमारे जिलाधीश हैं, जो वहाँ के COs हैं, वहाँ DFO हैं, SP हैं, एक नई टीम है छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी और मेरे पास भी जो टीम है। आपकी जो पूरा इंटर टीम तो युवा ही है। हमने नई टीम लाई है
नए विचार आते हैं, क्रियान्वयन की शक्ति भी रहती है और बेहतर काम करने का जज्बा भी रहता है। तो ये रिजल्ट देने के लिए ये बात ज़रूर है कि नई ऊर्जा को अपने साथ लेके काम करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी हो और माओवाद की चर्चा ना हो तो कमी हो जाएगा, पर समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे माओवाद पर। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। ब्रेक के बाद स्वागत है आमने सामने के इस विशेष अंक में। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने 12 दिसंबर को 12 साल पूरे कर लिए अपने मुख्यमंत्रित्व के। मुख्यमंत्री साहब, आपके समय में ही हमने देखा माओवादियों ने ताड़मेटला का कांड किया। उसी समय पे हमने ये भी देखा एक जांबाज एसपी शहीद हो गए, वीके चौबे साहब। साथ में हमने ये भी देखा झीरम जैसा कांड हुआ, कई घटनाओं को अंजाम दिए। साथ में माओवादियों के ऊपर प्रहार करने के लिए सलवा जुलूम भी हुआ। सारे चीज़ों को, इतने अप्स एंड डाउन्स को, माओवाद को आप कैसे देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते सबसे बड़ी चुनौती रही और मुझे इस बात को इस 12 साल में ये कह सकता हूँ कि ये समस्या पिछले 30-40 सालों में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि हमारे सभी आसपास के राज्यों में 40 साल से विद्यमान है। मगर इस 12 साल में जो हमने कार्य योजना शुरू की, उसमें अलग अलग पड़ाव आए, कुछ बड़ी घटनाएं हुई। तालमेटला में 75 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। झीरम में हमने सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं को खो दिया। हमारे हजारों कार्यकर्ता इस पूरे नक्सल आंदोलन के हिस्सा में शहादत उनकी हुई, जवान काफ़ी बड़ी संख्या में गए। मगर उसके बाद भी हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जिस बात की हमने शपथ ली है, इस डेमोक्रेसी की रक्षा का दायित्व न केवल केंद्र सरकार को है, मुख्यमंत्री के नाते हम सबको भी है। और उसी रास्ते पे चलते हुए जनता का विश्वास लेके विकास को सामने रखकर हमने इस काम को योजना बनाया। आज यदि नक्सल के मामले में हम आगे बढ़े हैं, यदि सड़कों का जाल बिछाने में हम सफल हुए हैं, नक्सली को पीछे धकेलने में हम सफल हुए हैं, लगातार सरेंडर जो हो रहे हैं, पुलिस आगे बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि अब मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमने एक आधी सफलता, सरगुजा का पूरा हिस्सा यदि हमने नक्सल समस्या से मुक्त किया है, बस्तर में भी बहुत बड़े हिस्से में अब नक्सल समस्या से मुक्ति मिली है। लगभग सुकमा तक सीमित हो गया है। हम इस आंदोलन को, हमारा पहले ही लक्ष्य था कि उसका विस्तार को रोक के कुछ एरिया में सीमित करें और फिर आने वाले समय में उस एरिया को भी ठीक तरीके से उसमें नक्सल हिंसा के खिलाफ हमारी कार्रवाई हो। और माओवादी इस बात को फैला रहे हैं कि अभी हवाई हमले हो सकते हैं जिसमें आम जनता भी मारे जाएंगे। हम जंगल में खड़े होके नक्सलियों की तरह आंख बंद करके गोलियां नहीं चला सकते। हम जानते हैं कि नक्सलियों आड़ लेते हैं भोले वाले हमारे वनवासी भाइयों को, इसलिए शहादत होती है कि वो महिलाओं को सामने रख के, बच्चों को सामने लेके अपना युद्ध लड़ते हैं। मगर उसके बाद भी पुलिस ने धैर्य नहीं खोया, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी धैर्य नहीं खोया और बेहतर तरीके से हम उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। आज हम इस मुकाम में हैं, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बस्तर का हिस्सा भी शांति और विकास में आगे बढ़ेगा। जो कभी नक्सलियों को साथ देते थे, अब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं और विकास की कहानी, नगर का स्टील प्लांट बन के तैयार हो गया, वहाँ पेल्टाइशन प्लांट आ गया, रेलवे कनेक्टिविटी हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, नए यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया, सरगुजा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई, सड़कों का जाल बिछाने का काम। आने वाले 3 साल में 6000 करोड़ हम सिर्फ बिजली के विस्तार, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, बस्तर के आखिरी गांव में, सरगुजा के आखिरी गांव में हमारे नेटवर्क बिजली का हो और आखिरी गांव तक, जब हम रोड की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, तो टेलीकॉम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आईटी का कनेक्टिविटी। एक सेक्टर तो अभी भी है, जैसे किसानों को आपने बेहतर काम किए ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करने में। सबसे बेहतर अगर कोई काम हुआ है देश में तो छत्तीसगढ़ में किसानों की धान को खरीदी हुई और ग्रामीण अर्थनीति बेहतरीन हो गया। बट हाल ही के दिनों में देखा गया कि 28 किसान हताश होकर सुइसाइड किया, आत्महत्या किए। ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक रहा कि 12 साल में पहली बार हमारे किसान भाइयों को इस प्रकार प्राकृतिक आपदा झेलना पड़ा है। निश्चित रूप से
बहुत सारे इलाकों में फसल खराब हुई है और जिसकी वजह से काफ़ी किसानों के मन में निराशा भी हुआ है। हमने उनसे कहा है कि हम फसल तो एक बार साल में 2 बार लेते हैं और व्यक्ति को जीवन तो एक बार मिलता है। इस बार यदि फसल खराब हुआ तो हम अगली बार और बेहतर फसल लेंगे, 6 महीने बाद फिर नई फसल तैयार हो जाएगी और व्यक्ति का जीवन तो ईश्वर एक बार देता है। आप हिम्मत और हौसला रखिए, सरकार आपके साथ है। हम योजनाओं के माध्यम से आपके साथ जुड़ के आपकी मदद के लिए सरकार खड़ी है, इसलिए धैर्य बनाए किसान बंधु, उनसे मैंने आग्रह भी किया है और साथ ही साथ आदेश भी जारी किया है। कलेक्टरों से मैंने कहा है कि जो हमने राजस्व के परिपत्र में परिवर्तन किया है धारा 6(4) में, हमने कहा है कि कलेक्टर तत्काल उस क्षेत्र में किसानों के लिए मुआवजा की राशि का वितरण शुरू करें। फसल कट गया है, क्रॉप कटिंग का रिजल्ट भी आ गया है और जो भी राशि है उनको तुरंत देने का काम करें। दूसरा हमने कहा है बीमा की राशि के लिए हमने बात कर रहे हैं कि शीघ्र उन्हें बीमा की राशि भी मिल जाए ताकि उनको मदद हो सके। बिजली के लिए हमने कहा है कि 7,500 यूनिट के अतिरिक्त 1,500 यूनिट 9,000 यूनिट तक उन्हें निःशुल्क बिजली उनको दिया जाए और ऋण के वसूली में कहीं कोई शक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। किसान जो ला के पटा रहा है उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। किसी का यदि फसल नहीं हुआ है तो उसके लिए कहीं भी उन्हें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा विषय उनको हमने कहा है कि किसानों के लिए आने वाले समय के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बीज की चिंता हम कर रहे हैं। 20 लाख किसानों को आने वाले फसल के लिए धान के बीज की हम निःशुल्क में 1 क्विंटल तक किसानों को देंगे ताकि अगली फसल की तैयारी आप कर सकें। इसलिए इस अवसर पे सरकार की मुखिया के नाते मैं कहूँगा कि आपके साथ पूरी सरकार है। जिलाधीश से मैंने कहा है, अधिकारियों से कहा है, पूरी संवेदना के साथ जो उन्होंने सबको एक फ़ोन नंबर हमने हर ज़िले में दिया है कि कोई भी किसान किसी भी संकट में है तो वहाँ के अधिकारियों से बात कर सकता है, तत्काल उनको मदद हो। हर प्रकार से सरकार किसान के साथ, इस दुख की पीड़ा में हम भी हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से बेहतर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मुख्यमंत्री, ये तीसरी बार 3rd टर्म हो गया, चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि हर बार सरकार में चूँकि 10 साल 12 साल की यात्रा हो चुकी है और इस अगले 3 सालों में हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, किसानों के बेहतर के लिए काम करें और छत्तीसगढ़ में सुख, विकास, शांति और समृद्धि हो, नक्सल समस्या का निराकरण हो। इन बड़े इशू को लेकर ही मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल की हमारी कार्य योजना रहेगी। हमने देखा है कई दौर छत्तीसगढ़ के, चाहे विकास की बात करें, अकाल की बात करें या फिर माओवाद की बात करें, हर स्थान पर, हर जगह पर लोगों को लगा सरकार साथ है। शायद यही कारण है कि तीसरी बार सत्ता में रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे और आज भी उन्हीं के छवि के सहारा लेकर भाजपा आगे बढ़ती है। 12 साल पूरा हो गया, तरुणाई पे छत्तीसगढ़ है, पर इस विकास की जो दौर है दुनिया देखा है, दुनिया मानती है। आमने सामने के इस विशेष अंक में आज बस इतना ही। अगले अंक में एक नए शख्सियत के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।